बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो उनमें सबसे हमने प्रीवियसली स्टार्ट किया था जो कि हमारा फिज़िकल डिस्पर्शन का मेथड है। तो फिज़िकल डिस्पर्शन के मेथड में हमने कहा था दो मेथड नॉर्मली पढ़े हैं, एक है हैंड शेकन मेथड और दूसरा जो है वो नॉन शेकन मेथड। तो हैंड शेकन में हमने कहा कि रोटरी वेपोरेटर भी यूज़ हो सकता है या कोई राउंड बॉटम फ्लास्क जो कि हम हाथ से शेक कर सकते हैं, उससे हम उसको शेक कर सकते हैं, ये जैसे मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था। इसी तरह से नॉन शेकन मेथड में हमने इस स्लाइड को यूज़ किया था जिसमें हमने कहा था कि हमने एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क यूज़ करनी है। फिर हमने प्रोसेसिंग मेथड पढ़ने शुरू किया, तो उनमें से हमने पहला प्रोसेसिंग मेथड डिस्कस किया था जो कि माइक्रो इमल्सिफिकेशन था। अच्छा, इसमें एक माइक्रो फ्लूडाइजर है जो कि पंप करता है एट अ हाई स्पीड थ्रू अ 5 माइक्रोमीटर फिल्टर पेपर दैट रीचेस ऑन अ बाइफर्केशन ब्लेड विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ इंटरेक्टिव चैम्बर। तो जो फिर इंटरेक्टिव चैम्बर के ऊपर होता है, इंटरेक्टिव चैम्बर पे जब आ जाता है तो ये इंटरेक्टिव चैम्बर जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से दोनों साइडों को पुल करता है और फिर उनको उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग और चार्ज के अकॉर्डिंग उनको वापस स्ट्राइक करा देता है इन द सेंटर। सेंटर में स्ट्राइक करके वो दोबारा रीफॉर्म हो जाते हैं इनटू अ लिपोसोम और जिससे वो वेजिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये दूसरी एक पिक्चर में भी आपको इस साइड पे शो किया गया जहाँ पे ये बाइफर्केशन ब्लेड है, जहाँ से फिर डिफरेंट साइजेस के जो लिपोसोम्स कट होते हैं उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं, डिफरेंट स्पीड्स होती हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो जब एक डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल हो जाता है तो वो उस डिस्टेंस पे जाके दूसरे लिपोसोम के साथ जो दूसरी साइड से उसी डिस्टेंस पे आ रहा होता है उसके साथ स्ट्राइक कर जाते हैं। जरूरी नहीं है दूसरी साइड से भी आ रहा होगा, वो फ्री भी रह जाता है यहाँ से। तो वो अगर दूसरी साइड से कोई आ रहा होगा तो उसके साथ वो स्ट्राइक भी कर देता है। तो इस तरह से हम यूनिलैमिलर वेजिकल से लेके मल्टीलैमिलर वेजिकल्स बना सकते हैं। स्मॉल यूनिलैमिलर पहली स्ट्राइकिंग पे होते हैं और ये मल्टीलैमिलर टिल द एंड होते हैं। इस तरह से हम इनको स्क्रीन कर सकते हैं, सेंसर लगा के हम इनको वहां से आइसोलेट कर सकते हैं और जो फिर हमें नहीं रिक्वायर्ड वो हम दोबारा माइक्रोफ्लूइडाइजर में पंप कर देते हैं। अच्छा जी, आज का लेक्चर में फिर हमने अब दूसरा मेथड डिस्कस करना है जो कि प्रोसेसिंग का है। उसमें हमारा सोनिकेटेड यूनिलैमिलर वेजिकल्स हैं। सोनिकेटेड मेथड में हमने ये कहा कि हम अल्ट्रासोनिफायर यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिफायर वो होता है जिसमें हम साउंड वेव्स को, जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैं, उनको ट्रैवल कराते हैं थ्रू अ मीडियम। नॉर्मली साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम ही ट्रैवल करती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एयर में से ट्रैवल करती हैं तो हम लिसन करते हैं, मैं बोल रहा हूँ तो ये एयर में से ट्रैवल करती है, फिर ये साउंड आगे रीच करती है। तो जब भी साउंड मूव करती है तो साउंड कंप्रेशनल और रेयर फ्रैक्शनल रीजन में मूव करती है। पहले वो एक फोर्स लगाती है जिससे कंप्रेशनल रीजन जनरेट होता है, फिर वो क्योंकि आगे से रेजिस्टेंस ऑफ एयर होती है या रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम होती है, वो रेजिस्टेंस उसको डिस्पर्स करने की कोशिश करता है, उसको साइड पे हटाने की कोशिश करता है। ये रीजन रेयर सर फ्रैक्शन। हाँ जी, थोड़ा सा काइंडली एक बार फिर बता दें कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती हैं वो मीडियम में से पास करती हैं, उसके बाद वो ना डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। मैंने आपको जनरली बताया कि कोई भी साउंड वेव जो है, साउंड वेव्स किसी ना किसी मीडियम के अंदर से ही पास कर सकती हैं, विदाउट मीडियम वो पास नहीं करती, यानी कि वैक्यूम में से वो गुजर नहीं सकती। तो नॉर्मली मीडियम जो होता है वो हमारा नॉर्मली एयर मीडियम है जिसमें से हमारी साउंड वेव ट्रेवल करती है। अच्छा, तो मैंने कहा जब भी किसी भी मीडियम में से साउंड वेव्स पास करती है तो दो रीजन्स में पास करती है। पहला रीजन जो होता है वो कंप्रेशनल रीजन होता है, यानी कि वो फोर्स लगा रही है, वो कंप्रेशन है। जैसे बोली हम बोले हैं तो वो ये साउंड जो ट्रेवल की है, ये साउंड ट्रेवल करेगी तो एयर के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी, ये कंप्रेशनल फोर्स है। इस कंप्रेशन के जवाब में एयर रेजिस्टेंस दे रही है, या कोई वॉल आ गई है तो वॉल रेजिस्टेंस दे रही है, या कोई और मटेरियल सामने आ गया तो वो रेजिस्टेंस दे रहा है। इस रेजिस्टेंस की वजह से वो उसके ऊपर फिर जो फोर्स लगती है उसकी वजह से वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है। ये जो रेजिस्टेंस वाला रीजन आ जाता है सामने, इसको हम रेयर फ्रैक्शनल रीजन कहते हैं। रेयर फ्रैक्शनल रीजन जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जब होती है तब जनरेट होता है। तो ये अंडरस्टैंडेबल है बात।
अगर हम कोई भी साउंड वेव जनरेट करेंगे तो वो कंप्रेशनल रीजन जनरेट करेगी, कंप्रेशनल रीजन अल्टीमेटली लीव करेगा इनटू अ रेयर फ्रैक्शनल रीजन। तो रेयर फ्रैक्शनल रीजन जब बढ़ता जाएगा तो वो इन कंप्रेशनल वेव्स को बैकवर्ड पुल पुश करना शुरू हो जाता है, जिससे ये डिस्पर्स होके और छोटी छोटी वेव्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, फिर ये स्प्रेड हो जाती है डिफरेंट एरियाज में। अच्छा, अब आते थे हम जरा अल्ट्रासोनिक वेव्स में। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकर से अनाउंस होता है तो स्पीकर की आवाज हम जहाँ पे अगर स्पीकर की रेंज में है तो हमें ठीक आवाज आ रही होती है, हम जरा स्पीकर से पीछे हटते जाएं तो हम हो सकता है कि रेयर फ्रैक्शनल रीजन में आ जाए जहाँ पे हमें फिर समझ नहीं आ रही होती, सारी आवाज गुडमड की आ रही होती है, या जैसे कोई बैंड बज रहा है इस तरह की आवाज आ रही होती है इंस्टेड ऑफ हेयरिंग अ साउंड। जब हम उससे भी थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो वीक होना शुरू हो जाती है साउंड, इसका मतलब हम फिर कंप्रेशनल रीजन में आ गए हैं। तो साउंड वेव इस तरह से कंप्रेशनल रेयर फ्रैक्शनल रीजन में चलती रहती है। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं, ये हम नॉर्मली हियर नहीं कर सकते, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी जो डेसिबल है वो 120 डेसिबल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है, जिसकी वजह से हम ये हियर नहीं कर सकते, हमें नहीं सुनाई देती। अच्छा, जब ये पास करती हैं और ये हम किसी छोटे मीडियम के अंदर से पास करा दें तो ये बहुत बड़ा कंप्रेशनल और रेयर फ्रैक्शनल रीजन जनरेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमने एक जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है जो आपको शो की गई स्लाइड, इसमें ये एक बाथ बना हुआ है, ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल कोई मीडियम ले लिया है, मीडियम से मुराद है कि हमने इसमें वाटर डाल लिया है। अब हमने इसके अंदर कोई एक यहाँ ब्लेड लगा दिया है, फॉर एग्जांपल नीचे एक ब्लेड लगा दिया है। आपने इंडस्ट्रियल में पढ़ा होगा पोलमैन विसल इक्विपमेंट इमल्सिफिकेशन के लिए, पोलमैन विसल इक्विपमेंट इसी टेक्निक पे है। वो विसल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो साउंड वेव से कोई साउंड जनरेट करता है, उसमें एक नीचे एक ब्लेड लगा होता है बॉटम पे, वो ब्लेड साउंड वेव्स जनरेट करता है। तो साउंड वेव्स इस मीडियम के अंदर से ट्रेवल करती हैं, जब यहाँ से साउंड वेव्स जनरेट होंगी और वो इस मीडियम के अंदर से ट्रेवल करती हुई इसके साथ स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ रेयर फ्रैक्शनल रीजन बनना शुरू हो जाएगा इस जगह पे। इसी तरह ये इधर को जा रही है तो ये इसके साथ स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शनल रीजन, एक ऐसे रेयर फ्रैक्शनल रीजन बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ पे एक रेयर फ्रैक्शनल रीजन बनना शुरू हो जाएगा। ये फिर यहाँ से डिस्पर्स होगी, डिस्पर्स होके ये फिर छोटी छोटी साउंड वेव्स में, वहां से फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि फिर साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। इन द सेम वे अगर हम इसके अंदर कोई ऐसे ट्यूब रख दें, एक हमने कोई फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब रख दी है, स्टॉपर टेस्ट ट्यूब है, अगर हम ये टेस्ट ट्यूब इसके अंदर प्लेस कर दें, उसमें अपने लिपोसोम्स जो है हम उसमें अपने लिपोसोम्स फिल कर दें, तो लिपोसोम्स जो होंगे वो फिर उनमें भी मीडियम है, वो भी वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड है, तो साउंड वेव्स उसके अंदर भी ट्रेवल करना शुरू हो जाएंगी, उसमें भी एक कंप्रेशनल रीजन बनेगा और उसके रिस्पांस में रेयर फ्रैक्शनल रीजन बनेगा, क्योंकि रेयर फ्रैक्शनल रीजन में कंप्रेशन की भी फोर्स लग रही है और आगे रेजिस्टेंस की भी फोर्स लग रही है। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शनल की जो दोनों फोर्सेस जो कंप्रेशनल और रेयर फ्रैक्शनल की लग रही हैं, वो दोनों फोर्सेस की वजह से ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लग जाती है। जैसे ही ये इस इतनी ज्यादा फोर्स से बाहर निकलता है तो ये डिस्पर्स होना शुरू हो जाता है, तो पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाता है। मैंने बहुत से लोगों को, स्टूडेंट्स को, जब उनकी ड्रग सॉल्युबल नहीं हो रही थी मीडियम के अंदर, तो उनको ये कहा था कि आप अल्ट्रासोनिफायर में रख के इसको कर लें। उसकी रीजन भी ये थी कि वो अल्ट्रासोनिफायर जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल कर देगा, उसका साइज बहुत स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर हो जाने की वजह से उसका साइज स्मॉलर हो जाने की वजह से वो पार्टिकल्स जो हैं वो उसके अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएंगे या वो हमें नजर नहीं आएंगे, इस तरह के पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में वो उसके अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। अच्छा, तो ये वाला मेथड भी फिर यूज होगा फॉर डिस्पर्शन ऑफ लिपोसोम्स। तो लिपोसोम्स फिर डिस्पर्स करके उसी एक्वस एनवायरनमेंट में आएंगे। सिमिलरली क्योंकि वो उनमें लिपोफिलिक पार्ट जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो फिर एक सर्कुलर शेप लेना शुरू हो जाएगा, तो वो पहले से स्मॉलर फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो लिपोसोम जो है वो पहले से स्मॉलर होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हमने लिपोसोम बनाने थे जो कि स्मॉल यूनिलैमिलर वेजिकल्स हमें रिक्वायर्ड थे, तो हम इसके लिए सोनिकेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो एक सोनिकेटर ये होता है जो कि बाथ सोनिकेटर कहलाता है, और दूसरा एक कहलाता है जिसको हम प्रोब सोनिकेशन कहते हैं। प्रोब सोनिकेशन में एक हमारे पास प्रोब होती है, जैसे ये टाइटेनियम की है या आयरन की है या
एल्यूमिनियम की है, जो भी ऐसी मेटल जो कि बेंड नहीं होती, नॉन बेंडिंग मेटल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो टाइटेनियम आयरन बेंड नहीं होते, एल्यूमिनियम ज़रा बेंड हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल टाइटेनियम की या आयरन की हम प्रोब यूज़ कर लेते हैं। ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट होते थे आपके एफएससी में, जिसमें रेजोनेंस फाइंड करनी होती थी। आप एक ट्यूब के अंदर फोर्क के ऊपर मारते, फोर्क को आप मारते थे रबड़ के ऊपर, तो फोर्क जो है वो वाइब्रेट करने लग जाता, उसको आप फिर डिप करते थे वाटर के अंदर। ये जो फोर्क हमने यूज किया है, ये फोर्क सिमिलरली ये फोर्क जो है ये प्रोब कहलाता है, वो फोर्क को हम प्रोब कहते हैं। तो जेन में आ गया होगा सारा का सारा एक दफा। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम ये साउंड वेव इस तरह जनरेट कर लें, तो उस प्रोब को हम इंसर्ट कर दें विद इन द सेम टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर लिपोसोम ऐड किए हुए हैं, तो वो भी वही साउंड वेव्स ट्रेवल कराएंगी विद इन द लिपोसोमल सोल्यूशन। अब साउंड वेव इससे जनरेट हो रही हैं, इस प्रोब से, तो ये फिर यहाँ पे कंप्रेशनल रीजन बनाएंगी। ये इस जब वॉल के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शनल रीजन बनेगा। इस तरह से इस कंप्रेशनल रीजन से लिपोसोम रेयर फ्रैक्शनल रीजन में आएंगे, रेयर फ्रैक्शन से वापस कंप्रेशनल में जाएंगे। वो उनके ऊपर प्रेशर डिफरेंस जब पड़ेगा तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से उनका साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है। नॉर्मली जब हम एक बाथ सोनिकेटर यूज करते हैं, तो बाथ सोनिकेटर में जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो साउंड वेव जो है वो ज्यादातर लिपोसोम्स को डिग्रेड करना शुरू हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर जो है वो बहुत लोअर होना चाहिए। तो हम नॉर्मली आइस बाथ यूज करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर 0 होता है, वो सॉलिडिफाई तो नहीं होता लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसको हम आइस बाथ कहते हैं। तो आइस बाथ में ये प्लेस्ड है सो दैट लिपोसोम्स डू नॉट डिग्रेड। सेकेंडली जब हम प्रोब यूज करते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज होता है। प्रोब का ये डिसएडवांटेज है क्योंकि ये एक मेटल है, तो मेटल जब स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करके वो मेटल पार्टिकल शेड करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो जो पार्टिकल शेड होते हैं वो हमारे लिपोसोम्स को डिग्रेड करते हैं या हमारी प्रोडक्ट को कंटेमिनेट करना शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मली लिपिड्स डिग्रेड करते हैं, लिपिड डिग्रेड करके एग्रीगेट करने लग जाते हैं। वो एग्रीगेटेड लिपिड जो है वो लिपोसोम नहीं रहते, वो फिर एग्रीगेटेड होते हैं क्योंकि वो उस तरह से वेजिकल फॉर्म नहीं होती। वेजिकल फॉर्म ना होने की वजह से वो फिर लिपोसोमल स्ट्रक्चर नहीं ले सकते। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, इस वजह से हम ज्यादातर बाथ सोनिकेशन यूज करते हैं। लेकिन प्रोब सोनिकेशन, क्योंकि बाथ अगर नहीं अवेलेबल तो प्रोब इजीली अवेलेबल होता है, तो प्रोब सोनिकेशन यूज की जा सकती है। तो प्रोब सोनिकेशन में आइस बाथ क्योंकि बाहर होता है तो अंदर का मीडियम जो है उसमें प्रोब लगना होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो टेम्परेचर को और बढ़ा रहा होता है, तो आइस अंदर से कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए हम नाइट्रोजन भी फ्लश कर देते हैं उसके साथ। तो नाइट्रोजन फ्लश करनी पड़ती है सो दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स वेरी लोअर। ठीक हो गया, ये दोनों बातें समझ आ गई। तो दो तरह के हमारे सोनिकेटर, एक बाथ सोनिकेटर होता है और एक प्रोब सोनिकेटर होता है। तो बाथ सोनिकेशन से हम लिपोसोम्स को स्मॉलर साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम प्रोब सोनिकेटर से हम डिफरेंट उसको स्मॉलर साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इस टेस्ट ट्यूब को हटाएंगे फ्रॉम बाथ सोनिकेटर या फिर हम इसको प्रोब सोनिकेटर से हटा देंगे, तो फिर ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर एक क्लियर लेयर है, इसको हम सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। इस ट्यूब को अब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे नॉर्मली हाई वेलोसिटी के ऊपर, तो ये तकरीबन 100,000 ग्राम की फोर्स लग रही है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके ऊपर हमने सेंट्रीफ्यूज किया है फॉर 30 मिनट्स। तो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन ये होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाती है, तो जो हायर साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेडिमेंट कर देते हैं। तो हमने कहा क्योंकि लिपिड्स एग्रीगेट कर देते हैं जब प्रोब उनके अंदर जाके स्ट्राइक करती है, प्रोब उनके अंदर मूव करती है, तो वो जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो एग्रीगेटेड होंगे वो सबसे निचली लेयर के ऊपर जाके ऐसे सेडिमेंट होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो सबसे निचली लेयर होगी ये एग्रीगेटेड लिपिड्स की होगी। उससे ऊपर अगर हम देखेंगे तो फिर उसके ऊपर वो पार्टिकल्स होंगे जो कि पार्टिकल्स हमने कहा है कि कुछ ना कुछ लिक्विड कैरी करते हैं या उनका कोई ना कोई वेट एग्जिस्ट करता है। वो क्योंकि फिर सारे के सारे पार्टिकल साइज रिड्यूस हो गया है तो वो स्मॉल यूनिलेमुलर वेजिकल्स होंगे, वो सारे का सारा स्मॉल यूनिलेमुलर वेजिकल्स उससे ऊपरी लेयर में आ जाएगा, ये वाली जो लेयर होगी। उसके बाद
जो सबसे ऊपर वो लेयर होगी जो कि लिक्विड इंट्रैप होने से, जो कि लिक्विड इसमें जब हमने इसको किया था सोनिकेट किया था तो उसमें से लिक्विड बाहर आ गया होगा जो कि लिपिड एग्रीगेट कर गए थे, तो वो लिक्विड जो है वो ऊपर वाली लेयर में यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लियर लिक्विड कहलाएगा। तो क्लियर लिक्विड जो होगा वो फिर इस जगह पे जब एग्जिस्ट करता है तो क्लियर लिक्विड को हम डीकेंट ऑफ कर देते हैं, यानी कि इसको हम निकाल देते हैं। अगर हम इसकी डीकेंटेशन कर दें तो सर ये क्लियर लेयर वाली बात दोबारा बताइएगा। क्लियर लेयर वो है जो कि एक्चुअली एग्रीगेटेड लिपिड्स के अंदर हमारे लिपोसोम्स ने जो इंट्रैप एग्रीगेटेड लिपिड्स वो वाले लिपोसोम्स का बना है जो कि डिग्रेड कर गए हैं, अब वो लिपोसोम्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनमें से जो लिक्विड था वो बाहर आ गया होगा, यानी कि ड्रग कंटेनिंग जो एक्वस कंपार्टमेंट था वो हमारा बाहर आ गया उनमें से। अब वो जो बाहर आ गया है वो लिपोसोम्स के अंदर तो नहीं है, तो वो सेपरेट होगा, वो क्योंकि हैवी भी नहीं है वो ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर की लेयर ले लेगा, क्योंकि उसमें कोई लिपिड नहीं है तो वो हैवी नहीं है, उसका वेट नहीं है, वो ऊपर चला जाएगा, तो हैवी जो होगा वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो क्लियर, ये जो क्लियर लेयर है ये ड्रग सोल्यूशन की लेयर होगी। इसके नीचे जो लेयर है ये वाली, ये स्मॉल यूनिलैमेलर वेसिकल की होगी, ये मिल्की होगी, और फिर उसके नीचे जो है हमें जो नजर आएगी वो एग्रीगेटेड लिपिड्स होंगे या कुछ मल्टीलैमेलर वेसिकल्स भी इस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो हम ऊपर वाली लेयर को डीकेंट ऑफ कर देंगे, ऊपर वाली लेयर को डीकेंट कर देंगे, और जो सेंटर वाली लेयर है उसको फिर हम सेपरेट कर लेंगे और नीचे वाली हम वेस्ट कर देंगे। तो ये जो सेंटर वाली लेयर है उसको हम कहेंगे ये प्योर स्मॉल यूनिलैमेलर वेसिकल्स हैं। ठीक है, समझ आ गई बेटा? सर जो ऊपर वाली लेयर थी उसमें से जो ड्रग है वो वेस्ट नहीं हो जाएगी? हाँ, वो हम दोबारा प्रोसेस में लिपोसोम फिर प्रिपेयर कर लेंगे ना, उसमें डाल देंगे ना वो वाला दोबारा लोड करने के लिए, ड्रग लोड करने के लिए, क्योंकि हम उसको एनालाइज करके उसकी चेक कर सकते हैं ना कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, अगर ड्रग उसमें कम है तो और भी डाली जा सकती है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? प्रोब सोनिकेशन के अंदर आपने बताया था ना नाइट्रोजन हम इन क्यों करते हैं, इसको बता दीजिएगा दोबारा। वो इनर्ट एनवायरनमेंट जनरेट करने के लिए, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल कैन रिएक्ट विद वाटर, वाटर आल्सो कैन डिस्पर्स टू गिव राइज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये मेटल उसके साथ रिएक्ट कर सकती है, तो ये मेटल पार्टिकल शेड करती है, क्योंकि वो ऊपर से फिर ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीडाइज होके उसके पार्टिकल शेड होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से हम इनर्ट एनवायरनमेंट यानी कि नॉर्मली नाइट्रोजन एज एन इनर्ट एनवायरनमेंट डालते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम अगर ऑक्सीजन निकाल दें, वैसे ही वैक्यूम भी हो तो वो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें नाइट्रोजन रिप्लेस करनी पड़ती है। सर यहाँ पे मैंने लिखा, सर मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब जो मुझे समझ आई है, मैंने लिखा है कि जो नाइट्रोजन फ्लश है वो आपने बताया था कि टेम्परेचर आइस बाथ में डायरेक्ट तो नहीं ना है प्रोब, तो उसका अपना टेस्ट ट्यूब के अंदर भी थोड़ा सा टेम्परेचर होगा, इसलिए हम नाइट्रोजन फ्लश यूज करते हैं कि जो उसका टेम्परेचर है वो डाउन। जी जी, वो दूसरी बात है, ये एक तीसरी बात है ना, उसको हमने आइस बाथ के अंदर रखा। आइस बाथ जो है वो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर तो लोअर कर सकता है, लेकिन सेंटर का नहीं, जहाँ पे टाइटेनियम प्रोब हमने डाली है, तो उसको भी इस टेम्परेचर को लोअर करने के लिए नाइट्रोजन फ्लश किया गया, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि पार्टिकल शेड करेगी हमारी प्रोब जो है, तो पार्टिकल शेड करेगी वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन करेगी, ऑक्सीडेशन उस वक्त होगी जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, तो वो हम नाइट्रोजन फ्लश करते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन रिप्लेस होती जाए विद नाइट्रोजन, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो पार्टिकल शेड कम हो गए। ठीक है, चलें हम अगले मेथड पे चलते हैं। अगला मेथड जो है इसको हम कहते हैं फ्रेंच प्रेशर सेल लिपोसोम्स। तो ये जो स्पॉटलाइट है ये आपको नजर आती है? जी सर आती है। यस सर आती है। जी सर आ रही है। जी जी ठीक है। अच्छा, तो जो फ्रेंच प्रेशर सेल है इसमें भी हम प्रेशर लगाते हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था, तो इसलिए इसको फ्रेंच प्रेशर सेल कहते हैं। सेल इसलिए कहते हैं कि ये इस तरह से एक सेल बॉडी है, ये सेल की एक्सटर्नल वॉल्स हैं, ये जो बाहर से आपको नजर आती हैं ये सेल एक्सटर्नल वॉल्स हैं, तो ये सेल कहलाता है। प्रेशर ये एक पिस्टन है, तो अगर ये मैं अपनी पिक्चर थोड़ी सी ऊपर कर दूं तो ये नजर आ रहा है। पिस्टन जो है वो ये वाला पिस्टन है, पिस्टन हमने ऊपर लगाया हुआ है, नीचे से ये क्लोज्ड है, यहाँ से हमने इसको क्लोज किया हुआ है, नीचे से बॉटम सेल क्लोज्ड है, ऊपर से पिस्टन ने इसको क्लोज कर दिया है। तो ये जो एक विसिनिटी बचती है इसके अंदर हमने सैंपल को लोड किया हुआ है जो कि लिपोसोम्स हैं, जिनका हम
जिनको हम रीसाइज करना चाहते हैं या उनको हम कंपैक्ट करना चाहते हैं, वो लूज हैं, वो लीक करते हैं, तो हम उनको कंपैक्ट करना चाहते हैं। तो नॉर्मली फ्रेंच प्रेशर सेल जो है वो स्टेबिलिटी इन्हांस करने के लिए यूज होता है हमारे लिपोसोम्स को। तो हम इसमें नॉर्मली प्रेशर अप्लाई करते हैं लिपोसोम्स के ऊपर, जिससे वो स्टेबल होते हैं। फिर हम उनको उसी प्रेशर को मेंटेन रखते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ अ टाइम, सो दैट कि वो जो उन्होंने स्टेबिलिटी गेन की है वो स्टेबिलिटी मेंटेन भी रहे। तो ये जरा एक दफा डायग्राम इसकी जो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है, ये सेल बॉडी है, ये ऊपर से ये पिस्टन है, यहाँ तक पिस्टन है, ये नीचे से यहाँ से क्लोज्ड है, ये बंद है सेल। तो सेल का स्ट्रक्चर इतना है, 3 साइडों से ये बंद है, एक साइड से पिस्टन ने बंद किया है इसको। इसके अंदर ये विसिनिटी जो है उसमें हमने सैंपल को लोड किया हुआ है। अब ये जो नीचे से हमने क्लोज किया उसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब लगाई हुई है, और ये कैपिलरी ट्यूब का यहाँ पे बेंड है। यहाँ से कैपिलरी ट्यूब में जब ऊपर से पिस्टन प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर लगा के सैंपल जो है वो इस कैपिलरी में आना शुरू होगा, क्योंकि वो इधर सॉल्वेंट बहुत, इसके सॉल्वेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है, तो वो सॉल्वेंट कहीं ना कहीं से इवैक्यूएट होगा, तो वो इस कैपिलरी में आना शुरू हो जाएगा। कैपिलरी क्योंकि स्मॉलर साइज की है, तो वो जिस साइज की है उससे बड़ा लिपोसोम इसके अंदर नहीं जा सकता। तो जब तक वो लिपोसोम इसके अंदर उस शेप का, उस साइज का नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक वो इस कैपिलरी के अंदर पास नहीं कर सकता। तो ये कैपिलरी हमने चूज की होती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज रिक्वायरमेंट्स, जिस साइज की हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने इसमें 30 to 80 नैनोमीटर डायमीटर के पार्टिकल्स बनाने होते हैं, तो वो हम इस कैपिलरी को मैक्सिमम 80 नैनोमीटर और ये मिनिमम 30 नैनोमीटर भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ से फिर 80 नहीं गुजरता, बेंड होता है, तो बेंड से यहाँ पे डिस्पर्स होता है, उसका पार्टिकल साइज और छोटा हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ी सी इसकी ये जो हमने अल्ट्रासोनिक रेडिएशन जो पढ़ी है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पढ़ी हैं, मैंने रेडिएशन लिख दिया, एक्चुअली अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हमने पढ़ी हैं वो लिपिड्स को डिग्रेड करती हैं। हमने ये पढ़ा है पीछे, लिपिड डिग्रेड होते हैं, सेंट्रीफ्यूज किए वो नीचे एग्रीगेट कर जाते हैं। पिछली स्लाइड में जैसे ये एग्रीगेटेड लिपिड्स बन गए थे, तो ये हमारा वेस्ट हो गया। फिर इस तरह ड्रग यहाँ पे आ गई तो ड्रग भी वेस्ट हो जाती है, इसलिए हम उससे ज़रा एक सुपीरियर टेक्निक यूज करते हैं जो कि फ्रेंच प्रेशर सेल कहलाती है। तो इसमें जब हम करते हैं तो हम एक बहुत हाई प्रेशर जनरेट करते हैं थ्रू दिस पिस्टन। पिस्टन से हमने हाई प्रेशर यूज किया जो कि 20,000 से 40,000 PSI है। इस प्रेशर की एप्लीकेशन के बाद हम फोर्स करते हैं कि जो सैंपल है वो पास करे थ्रू दिस कैपिलरी एंड आल्सो इट पास थ्रू दिस बेंडेड कैपिलरी। ये यहाँ से बेंडेड कैपिलरी से में से भी गुजर के जाए। तो जब ये फिर इतनी ज्यादा फोर्स ऊपर से लगती है तो वो इसको मूव करती है थ्रू दिस, तो ये इसको स्टेबल कर देता है। सर जी जी जी, यहाँ पे जहाँ पे कैपिलरी ट्यूब बेंड हो रही है, हाँ जी, उसमें इसका डायमीटर थोड़ा है, ये हमें बस ये वैसे दिख रहा है कैसा होता तो नहीं ना? नहीं ये वैसे दिख रहा है आपको, ऐसे नहीं होता, सिर्फ बेंड होता है। यहाँ पे कैपिलरी एक ही साइज की है ये। ठीक हो, थैंक यू। हाँ जी, तो ये यहाँ से बेंड से बस इसने गुजर के जाना है, यहाँ से डिफिकल्टी होगी और ज्यादा, तो कंप्रेशनल फोर्स और बढ़ जाएगी। यहाँ पे बेंड डालने की रीजन ये है कि हम कंप्रेशनल फोर्स को और ज्यादा बढ़ा दें और पार्टिकल्स को ज्यादा डिस्पर्स ना होने दें, कि वो उसी वक्त इमीडिएटली कहीं लोअर प्रेशर में चले जाएं तो वो पार्टिकल फिर डिस्पर्स करके ब्रेक कर दे। तो यहाँ से बेंड पे हम उसको और ज्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं। आगे हमने फिर अपने सैंपल विड्रॉ करने के लिए उसको एक सिरिंज में क्योंकि डालना होता है, हमने प्रेशर मेंटेन रखना होता है, तो वो उसके अंदर आ जाता है। हाँ जी, सही प्रेशर से वो लिपोसोम खराब नहीं हो जाएगी? नहीं, वो प्रेशर इतना ज्यादा जो है वो उसको एक कैपिलरी के अंदर रहने दे रहा है ना, क्योंकि वो कैपिलरी से डिस्पर्स नहीं हो सकता, तो वो खराब नहीं होगा। फिर अगर वो किसी ओपन एनवायरनमेंट में इतने प्रेशर में चला जाए तो वो डिस्पर्स कर देगा, वो टूट जाएगा। लेकिन क्योंकि वो ओपन एनवायरनमेंट में नहीं जा रहा, वो अपने ही साइज की कैपिलरी के अंदर जा रहा है, तो जब वो कैपिलरी के अंदर जा रहा है तो वो फिर अपनी शेप रिटेन रखेगा और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो वो लिपोसोम्स के जो फास्फोलिपिड्स हैं वो पास पास होना शुरू हो जाएंगे, तो पैकिंग बहुत ज्यादा कंपैक्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी लिपोसोम हमने इसमें डाले हैं, नॉर्मली ये ओलिगोलैमेलर या फिर यूनिलैमेलर वेजिकल इसमें से गुजरते हैं, क्योंकि इस साइज की ही कैपिलरी होती है, मल्टीलैमेलर इसमें से नहीं गुजर सकते। तो ओलिगोलैमेलर वेजिकल्स का हम साइज जो है वो अटेन कर सकते हैं स्मॉलर विद इन द रेंज ऑफ यूनिलैमेलर वेजिकल, स्मॉल यूनिलैमेलर वेजिकल्स। तो वो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है जो कि 30 to 80 नैनोमीटर इन डाया है, तो ये हमारा स्मॉल यूनिलैमेलर वेजिकल का है।
लेकिन ओलिगो भी इस साइज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेंच प्रेशर सेल। तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स नहीं होते इसमें, इंस्टेबिलिटी नहीं होती इस प्रेशर के बाद, वो ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में और ज्यादा डोज हम पैक कर सकते हैं विद इन वन इंजेक्शन, वन सिरिंज में हम ज्यादा डोज पैक कर सकते हैं लिपोसोम की, जो कि नॉर्मली हम नहीं पैक कर सकते। अच्छा, इसके बाद एक तीसरा सर ये मेथड है। बात रिपीट कर दें, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स नहीं होते और उसके एडवांटेज। हाँ जी, वो मैंने कहा जब हमने इसको इतने ज्यादा कम्पैक्ट फोर्स लगा के उनको कम्पैक्ट कर दिया है, इतनी फोर्स लगाने कम्पैक्ट कर दिया है, तो उनमें से फिर लीकेज नहीं होती। वो इतना कम्पैक्ट हो चुका होता है कि वो उनके फास्फोलिपिड बहुत पास पास आ जाते हैं, तो इंस्टेबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि लिपिड्स में जितनी एयर के ट्रेवल करने की, जितने सॉल्वेंट के मूव करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, उतना वो लिपिड डिग्रेड करेगा, उतना वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर वो पास पास होंगे तो ऊपर तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, नीचे भी हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, तो वो बहुत पास पास आ गया है, तो उनके दरमियान से किसी चीज की पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं होगी। इस तरह से वो इनस्टेबल भी नहीं रहेगा, वो इंस्टेबिलिटी नहीं शो करेगा। दूसरा, उसका स्ट्रक्चर बहुत यूनिफॉर्म हो जाएगा, बहुत राउंड हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फोर्थ मेथड जो है इसी तरह से, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड। मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड में ये एक फिल्ट्रेशन की टेक्निक की तरह से है, जैसे हम फिल्टर करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में हमने पहले ही कहा है कि फिल्ट्रेशन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालने के लिए यूज करते हैं, हम वायरसेस को इवन रिमूव करने के लिए यूज करते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन एक सुपीरियर टेक्निक होती है जब हमने डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता है। तो मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन फिर सिमिलरली इसी तरह की टेक्निक है, जिसमें हम लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल्स को, मल्टीलैमुलर वेसिकल्स को फ्रॉम स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स एंड ओलिगोलैमुलर वेसिकल्स सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं एक मेम्ब्रेन। तो ये ऐसे जैसे एक हमारी फिल्ट्रेशन असेंबली है उसकी तरह का है। यहाँ से इनलेट है, यहाँ से हम प्रिपरेशन को डालते हैं। ये हमारी फिल्ट्रेशन असेंबली का ऊपर वाला कप है, उसकी बॉटम पे हमने एक फिल्टर स्पोर्ट रखी हुई है, जो कि एक सॉलिड स्पोर्ट है लेकिन परफोरेटेड है, इसके अंदर पोर्स हैं। सॉलिड परफोरेटेड स्पोर्ट है जिसने हमारी एक्चुअली मेम्ब्रेन को सपोर्ट करना है। तो हमने उसके ऊपर एक पॉलीकार्बोनेट की या सेलुलोज की, जो भी, या नायलॉन की, कोई भी आपके पास जो मेम्ब्रेन है जिसके पोर साइज का आप कंफर्म है कि उसका पोर साइज कितना है, वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 200 नैनोमीटर पार्टिकल साइज के रिक्वायर्ड हैं मल्टीलैमुलर वेसिकल या लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल्स, तो फिर हम 0.2 माइक्रोमीटर की मेम्ब्रेन लगा देते हैं। या फिर अगर हमें इससे बड़े चाहिए, 0.5 वाले चाहिए, तो हम यानी 0.5 से कम वाले चाहिए, 0.5 से ज्यादा वाले नहीं चाहिए। ऐसे ही है ना, इसी तरह मेम्ब्रेन होती है ना, तो वो उसमें से पास कर देंगे, बाकी फिर उसमें उसके ऊपर रिटेन कर देंगे। सर जी ये देखिएगा, जो बेसिकली आपने बताया है वो स्पोर्ट जो सॉलिड है और परफोरेट है, स्पोर्ट है, हाँ जी, उसके ऊपर मेम्ब्रेन है ना? हाँ जी, उसके ऊपर मेम्ब्रेन फिल्टर करना है। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसको हमने ऊपर से फिर एक कंटेनर में डाला हुआ है। कंटेनर से फिर हम उसको पास कराते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल इसलिए कह रहा हूँ कि ये फिर परमिएट करेगी उसको, लिपोसोम्स को। यहाँ से उमर वीडियो बंद करो अपनी। अच्छा, ये फिर उसमें से पास करेगी, तो ये सपोर्ट जो है वो इस मेम्ब्रेन को सपोर्ट देने के लिए। मेम्ब्रेन जो है, नहीं तो अदरवाइज मेम्ब्रेन डिग्रेड कर जाएगी, यानी कि मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाएगी। तो उसके बाद ये नीचे हमने वैक्यूम लगाया हुआ होता है, जहाँ पे आउटलेट होता है, इसके साथ हमने एक वैक्यूम सप्लाई, वो लिखा नहीं मैंने, यहाँ वैक्यूम सप्लाई लगाई हुई होती है। मेरे पजामे रखो थले, इन्हें तो पानी नहीं, मैं एक अद्धा पा लांगा। है केड़ा उमर बंद कर। उमर उमर भाई थोड़ा सा सही बात है। उमर को पजामे याद आ रहे हैं इस वक्त ना, लेक्चर के दौरान उमर के 3 डॉट लगेंगे। और सर जी वो पता नहीं कैसे ऑन हो गया माइक, वरना मैं लगा नहीं हुआ था, बंद किया हुआ था। चल अब कौन सा पहनना है? चलो 150 जुर्माना हो गया वो तेरा। एक ट्राउजर नया उतरो। पजामा जो है ना वो हमने खरीद लिया है फ्री में। सर ये क्या बात हुई सर?
वो सामान ऊपर रख रहा था, वो उधर अच्छा आप माइक बंद करो, बस करो, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो जब जो सैंपल है वो यहाँ से फिल्टर होके इससे नीचे आएगा, वो प्रेशर की बेस के ऊपर आएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी कि वो उसमें से कोई भी चीज को पास होने दे। तो ये क्योंकि सेमी परमिएबल है तो लिक्विड इसमें से गुजर सकता है, और वो पार्टिकल जो कि इसके पोर साइज से कम के हैं सिर्फ वो यहाँ से गुजर सकते हैं, बाकी और कोई भी नहीं गुजर सकता यहाँ से। तो उसके बाद फिर यहाँ से वो गुजर के नीचे आना शुरू हो जाएंगे। इधर हम वैक्यूम अगर लगा देंगे तो वो नीचे का प्रेशर कम कर देगा, ऊपर का प्रेशर हायर कर देगा, क्योंकि नीचे का प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर का प्रेशर हायर हो जाएगा। तो वो हाई प्रेशर से मटेरियल टुवर्ड्स द लो प्रेशर मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इससे फिर वो जो एक्सट्रूड हो जाएंगे, यानी कि इसमें से गुजर जाएंगे, एक्सट्रूडेड लिपोसोम्स वो इसमें आ जाएंगे। ये यूनिफॉर्म साइज के होंगे, यानी कि जिसकी मेम्ब्रेन हमने यूज किया उससे कम साइज के लिपोसोम इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। सर जी, हाँ जी, ये समरी ना दोबारा जल्दी से बता दें कि इसमें क्या था, थोड़ी सी मिस हो गई हैं चीजें। हाँ सुन ले। मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड यूज होता है कि हमने डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स को सेपरेट करना है डिपेंडिंग अपॉन द पोर साइज ऑफ द मेम्ब्रेन विच वी हैव यूज्ड। तो नॉर्मली जब हम कोई एक स्पेशल साइज की मेम्ब्रेन यूज कर लेते हैं तो वो अलाउ करेगी ओनली टू दोज पार्टिकल्स विच हैव अ साइज लेसर देन दैट पोर साइज। तो अगर हमने पार्टिकल साइज अटेन करना था जो कि 200 माइक्रोमीटर का है, तो हम 0.2 माइक्रोमीटर की 200 नैनोमीटर का है तो हम 0.2 माइक्रोमीटर की मेम्ब्रेन लगा सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ पास करेगी जो कि पार्टिकल्स 0.2 माइक्रोमीटर से कम के होंगे। तो हम दोनों साइडों पे प्रेशर डिफरेंस जनरेट कर देते हैं। हम वैक्यूम अप्लाई कर देते हैं एट द रिसीवर साइड, तो वहां पे वैक्यूम अप्लाई करने से प्रेशर नीचे कम हो जाता है और ऊपर प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। डिफरेंस बढ़ जाता है तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, नीचे का प्रेशर कम हो जाता है। इस प्रेशर की वजह से जो मटेरियल है वो थ्रू द मेम्ब्रेन पास करना शुरू हो जाता है, तो वो पास करके नीचे अटेन होना शुरू हो जाता है। और वो जो नीचे एक्सट्रूडेड लिपोसोम्स आते हैं वो उसी पार्टिकल साइज के यूनिफॉर्म होते हैं जिस पार्टिकल साइज की मेम्ब्रेन हमने उसके ऊपर लगाई होती है। अच्छा, दूसरी बात अब ये है कि हमें कैसे श्योरिटी है कि मेम्ब्रेन जो है उसका पोर साइज उतना ही है जितनी कि हमने लेके आए, मार्केट से लेके आए। मैंने कहा हमने मार्केट से परचेज किया 0.2 माइक्रोमीटर की मेम्ब्रेन, तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि वो 0.2 माइक्रोमीटर की है? कोई स्केल से मेजर कर लेंगे हम? नहीं पॉसिबल है। तो कोई आंसर? माइक्रोस्कोप? नहीं, माइक्रोस्कोप से भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कुछ टेस्ट यूज होते हैं। हाँ, नहीं सर बबल टेस्ट। हाँ बबल टेस्ट। बबल टेस्ट यूज करेंगे। स्टार आपका हुआ है। अच्छा, तो एक टेस्ट का नाम है बबल पॉइंट टेस्ट। बबल पॉइंट टेस्ट एक्चुअली यूज होता है किसी भी मेम्ब्रेन फिल्टर की या पॉलीकार्बोनेट फिल्टर की या नायलॉन फिल्टर की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। इंटीग्रिटी से मुराद है कि जो क्लेम्ड प्रॉपर्टी है किसी भी हमारी मेम्ब्रेन की, क्या वो क्लेम्ड प्रॉपर्टी इंटैक्ट है या नहीं है। इट इज नोन एज इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हम बबल पॉइंट टेस्ट करते हैं। बबल पॉइंट टेस्ट में हम प्रेशर लगाते हैं। हमने ये फाइंड किया हुआ है कि किस प्रेशर के ऊपर कोई भी मटेरियल जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर के पोर में से गुजर सकता है। हमने फाइंड किया हुआ है किस प्रेशर के ऊपर वो 0.8 माइक्रोमीटर के फिल्टर में से पास कर सकता है। हमने ये फाइंड किया हुआ किस प्रेशर के ऊपर वो 0.5 माइक्रोमीटर के फिल्टर पेपर के अंदर से पास कर सकता है। अगर वो प्रेशर हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करें, हम उसको वेट कर लेते हैं नॉर्मली, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी समरी देने लगा। अगर हम उसको वेट कर लें जो फिल्टर पेपर है और उसको हम ऐसे ही एक स्पोर्ट के ऊपर लगा दें और ऊपर से हम वाटर प्लेस कर दें, ऊपर वाटर प्लेस कर दें किसी कंटेनर में, जैसे ये कंटेनर है इसमें वाटर प्लेस कर दें। इसी तरह से एक फिल्टर पेपर यहाँ पे लगा दें ऑन अ स्पोर्ट। अब हम नीचे से वैक्यूम अप्लाई करें और हम प्रेशर फॉर एग्जांपल 0.8 माइक्रोमीटर का फिल्टर पेपर है तो ये 35 psi पे इसमें से मटेरियल पास आउट होना शुरू हो जाएगा। 35 psi से कम अगर प्रेशर होगा तो इसमें से पास नहीं करेगा। अंडरस्टैंडेबल? यानी कि इसमें से पास नहीं करना अगर 35 psi के प्रेशर से हमने कम प्रेशर अप्लाई किया है। तो अगर हमने 35 या इससे ऊपर का प्रेशर अप्लाई किया तो इसमें से
लिक्विड मूव करना शुरू हो जाएगा वाटर। अब हमने जब भी हम इसको वेट कर लेते हैं अगर फिल्टर पेपर को, तो जो लिक्विड वाटर है वो उन पोर्स के अंदर इंटेंगल कर देता है, क्योंकि इसमें से गुजर तो सकता नहीं है, तो वो इस पोर्स के अंदर लग जाता है, इंटेंगल हो जाता है, पोर्स के अंदर जुड़ जाता है वाटर, तो उसको फिल कर देता है पूरे के पूरे फिल्टर पेपर को, फिल्टर पेपर वेट हो जाता है। तो अब हम जब ऊपर से प्रेशर लगाएंगे फॉर एग्जांपल, तो हम ऊपर से अगर एयर का प्रेशर लगाएं कि एयर को उसमें से गुजरने दें, हम सॉल्वेंट हटा देते हैं, वो वेट करने के लिए था, सॉल्वेंट हमने हटा दिया, अब हम सिर्फ एयर का प्रेशर लगा रहे हैं कि एयर गुजर के ऊपर वाले इस वाले एरिया से एयर गुजर के जाए और इस एयर इस मीडियम में आ जाए थ्रू दिस फिल्टर पेपर। तो जब वो एयर गुजरेगी तो वो उसको कौन सी हिंड्रेंस आएगी, उसको हिंड्रेंस आएगी उस पोर के अंदर इंटेंगल्ड वाटर की। तो जो वाटर इंटेंगल्ड है विद इन द पोर, वो एयर की वजह से पुश होना शुरू हो जाएगा। जब वो पुश होगा तो वो एक बबल सा बनना शुरू हो जाएगा नीचे। तो जिस पॉइंट पे ये बबल बनना शुरू होता है, इट मींस कि एयर की कैपेबिलिटी शुरू हो गई है टू मूव थ्रू दिस मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट जो है ये बबल पॉइंट कहलाता है। ये पॉइंट जिसके ऊपर एयर मूव की थ्रू द फिल्टर पेपर और वो पोर के अंदर इंटेंगल्ड वाटर को लेके उसका बबल बनाना शुरू कर दिया बॉटम पे, निचली साइड पे, तो ये पॉइंट बबल पॉइंट कहलाता है। तो अगर ये 35 psi प्रेशर पे 4.8 माइक्रोमीटर फिल्टर 35 psi प्रेशर पे है तो ये इंटेक्ट कहलाएगा। 35 psi पे शुरू हुआ है तो इट मींस कि ये 0.8 माइक्रोमीटर का। इस तरह 0.2 का लगाया हुआ था तो 0.2 80 psi प्रेशर से पहले बबल नहीं बनाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ कि फिल्टर पेपर तो टूटा हुआ था, तो फिर क्या मैंने प्रेशर लगाया तो कितनी देर में उसमें से सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा, या बबल कब बनेगा? सर कम प्रेशर पे बनेगा। हाँ जी, इसका मतलब है वो वहां से टूटा हुआ तो उसका पोर साइज बढ़ गया है। जब पोर साइज बढ़ जाता है तो उसका प्रेशर तो फिर वो तो 0 psi 1 psi भी शायद उसमें से लिक्विड निकला है बाहर, तो उसके बबल ही नहीं बनेंगे जब हम उसको उस प्रेशर तक लेके जाएंगे, तो पहले ही उसमें से सारी एयर गुजर जाएगी, तो वो उसकी इंटीग्रिटी लॉस्ट कहलाएगी। अंडरस्टैंडेबल है? अच्छा, इसके बाद ये हेडिंग नजर आ रही है सबको? यस सर जी, हाँ जी, सर जी सर 240 हो गए हैं, बस कर दें। यस सर, टाइम हो गया है। 240। सर नबील का लेक्चर है सर। अच्छा, चले इंशाल्लाह हम कल से फिर ड्राइड रिकॉन्स्टिट्यूटेड वेसिकल्स या फ्रीज था सोनिफिकेशन मेथड से जो बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस? नो सर। सर हाँ जी, ये इनके कोई डिसएडवांटेज नहीं है ऑपरेटर के? किसके? जितना मेम्ब्रेन? हमने मेम्ब्रेन, हाँ जी। नहीं नहीं, ये सुपीरियर मेथड है ना उनसे, क्योंकि वो तो फिर पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए जो यूज होते हैं वो, या उनको ब्रेक करने के लिए यूज होते हैं, उनके डिसएडवांटेजेस हैं। जो फिर पार्टिकल साइज को यूनिफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं मेथड, उनके फिर डिसएडवांटेज तो नहीं है। चलिए ठीक है। डिसएडवांटेज बस यही है कि जो बने बनाए हैं वो उन्हीं को वैसे ही रहने देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं लाते। अच्छा चलें, ओके बच्चों, फिर जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।